हेलो। सबको गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग मॉर्निंग बाइटिंग मॉर्निंग। ओके, सो सभी लोग आ गए क्या? कितने लोग आए? 20 ही लोग हैं। बाकी लोग कहाँ गए? गुड सो रहे हैं मॉर्निंग क्या? सर। मॉर्निंग मैडम। लास्ट क्लास में कितना हो गया था अपना? मेहर आलम सिद्दीक, तुम्हारा माइक खुला है, तुम ही बताओ। अरे तुम बता दो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? बोर्ड्स मॉडल से। बोर्ड्स मॉडल में कहाँ तक कर दिया था? नोट्स वगैरह बनाते हो तुम लोग या नहीं? हेलो। सर एंगुलर मोमेंटम तक। एंगुलर मोमेंटम, ये रेडियस और वो वेलोसिटी के फॉर्मूले ड्राइव किए हम लोगों ने या नहीं? यस सर। चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ तुम्हारे ग्रुप में। CPSB। लास्ट क्लास में हमने बात की थी रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन की। मैंने आपको जो नोट्स भेजे हैं उसमें कि रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ, उसके बाद बोर्ड ने उसे पास कैसे किया। तो एंगुलर मोमेंटम वाली बात जो आप लोग बोल ही रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की, और मैथमेटिकल मॉडलिंग में हमने कुछ फिजिक्स का मतलब कंसेप्ट यूज किया, जिसमें एक कंसेप्ट था आपका कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन वो मिल जाएगी, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम NH/2 के बराबर होना चाहिए। तो बस इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज करके Vn और Rn की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी थी, बिल्कुल सही बात है। और एक सवाल भी सॉल्व कराया था, है कि नहीं? और आपसे एक पार्ट सॉल्व कराने के बाद बाकी 2 पार्ट सॉल्व करके खुद से करने के लिए बोला था। तो किसी को कोई डाउट है इतने पार्ट में? बताइए, फिर से कुछ बताना है बोल दीजिए। कोई दिक्कत है किसी को लास्ट क्लास तक के सिलेबस में? तो बताएं। नो सर, क्लियर। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई दो दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। एक इक्वेशन तो ये है कि जो न्यूक्लियस है अगर उसका एटॉमिक नंबर Z है तो उसके ऊपर Ze के बराबर चार्ज है। और अगर मान लेते हैं nth ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसका मास me है और जिसकी वेलोसिटी Vn है, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन पे फिजिक्स की कंडीशन होती है कि इस मास के ऊपर, इस मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और एक फोर्स लग रहा होगा ड्रिफ्ट फोर्स बाहर की तरफ, दैट इज सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी ये अपने पाथ पे चल पाएगा, अदरवाइज तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, या अंदर की तरफ खींच लिया जाएगा या बाहर की तरफ जाना पड़ेगा इसको, है कि नहीं? सो ऑफ कोर्स एक इक्वेशन मैंने आपको बना के दी थी कि जब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक चार्ज है Ze, दूसरा चार्ज है E-, तो ये जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स आएगा K, Q1 पहले का चार्ज, Q2 दूसरे का चार्ज, अपॉन Rn²। तो ये पहला इक्वेशन था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मैंने कल भी समझाया था लास्ट क्लास में। और ये किसके बराबर होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जो बाहर की तरफ लग रहा है। तो m मास का पार्टिकल अगर Vn स्पीड से घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है me Vn² अपॉन Rn। तो ये आपका पहला इक्वेशन था।
दूसरा इक्वेशन बोर्न ने खुद दिया था, उसने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 के इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी सर्कुलर मोशन के दौरान निकल के आता है me vn rn एंड दैट शुड बी इक्वल टू nh/2। सो ये दो इक्वेशंस हमने लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस की थी, मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इन दोनों इक्वेशंस में देखिए k कांस्टेंट है, अगर मैं वैल्यूज लिखूं तो k की वैल्यू होती है जो कि कांस्टेंट है, फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाई जाएगी, 9 × 10⁹। z एटॉमिक नंबर है जो कि वेरी करेगा, e की वैल्यू कांस्टेंट है, आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19 के बराबर होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं Vn की बात करूं तो वो तो वेरिएबल है, Rn की बात करूं तो वो वेरिएबल है, H बिल्कुल एक कांस्टेंट है, ठीक है। H की बात करें तो वो होता है 6 पॉइंट कितना होता है बताओ, 6 पॉइंट कितना, H की वैल्यू कौन बताएगा, हेलो राहुल कोई नहीं बोल रहा, H की वैल्यू कितना होता है, सर हाँ पकड़ो लाल सर बोलो, 6.64 एच का वैल्यू 6.6 सर 6.62 6.6 10 पावर 34 5 × 10⁻34 34 वैल्यू वेरी गुड। चलिए याद रखिए सब वैल्यू, ये सब वैल्यू काम आती है भाई समय के साथ, ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत यूज आएगा। पाई कांस्टेंट होता ही आप जानते हो, दैट मींस वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल है Vn Rn, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल है Z और N, तो वो तो Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, और N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट नंबर। तो ये तो भाई वेरी वेरी मतलब जो करेंगे वो तो हमें पहले से पता होगा कि इस एटम के इस ऑर्बिट में हमें Vn या Rn निकालना है। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले मिलते हैं जो आपको बिल्कुल याद कर लेने चाहिए। मैथमेटिक्स याद हो या ना हो, डेरिवेशन याद हो या ना हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। आर एन की वैल्यू निकल के आती है R0 n² / z, जहाँ पे R0 की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा था Vn = V0, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये R0 की जगह पे V0 की वैल्यू लिख दी। R0 की वैल्यू कितनी होती है 0.529 × 10⁻10 मीटर, मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और Vn की वैल्यू आती है V0 Z/n, जहाँ पे V0 की वैल्यू जो मैंने ऊपर लिखी थी वो होती है 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये दो फॉर्मूले हैं, हमने लास्ट क्लास तक इन दोनों को डिराइव किया था। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है, ये आपको याद कर लेने चाहिए प्रॉपर टाइम। जो सवाल मैंने आपको दिया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ आंसर्स, अगर आपने सॉल्व किया हो तो सवाल मैंने दिया था, उसमें बोला था कि द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड बोर ऑर्बिट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था उसमें थर्ड बोर ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 3 हो गई, और हीलियम प्लस एटम, तो हीलियम प्लस एटम के लिए z की वैल्यू 2 थी, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो x यूनिट गिवन है, मतलब इस केस में हमें R3 जो है वो x यूनिट गिवन है, और उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं R0 n² / z, ये लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 9R0/2। तो x और R0 में रिलेशन मुझे मिल गया कि R0 की वैल्यू निकल के आती है 2x/9, तो ये रिलेशन मैंने पहले निकाल लिया था गिवन वैल्यूज से, ठीक है, ये हमें गिवन है एक हिसाब से। फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया था। सेकंड पार्ट में क्या था भाई, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, तो फोर्थ ऑर्बिट मतलब n = 4 और लिथियम 2+ मतलब z की वैल्यू कितना 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो दैट मीन्स अब आपको R4 निकालना है। R4 के लिए आप लिखेंगे R0 n² / z
मतलब 4 स्क्वायर बाई 3, तो आ जाएगा आर नॉट 16/3, और आर नॉट की वैल्यू एक्स की टर्म्स में आप पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर आपको एक्स नहीं गिवन होता, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाती, तब आप ये आर नॉट और ये वी नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको एक्स की टर्म्स में ही चीजें गिवन है, तो आंसर भी आपको एक्स की टर्म्स में ही निकाल लेना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आर नॉट और एक्स में रिलेशन पहले ही निकाल लिया है। तो आर नॉट की जगह पे मैं लिख दूंगा 2x/9 और ये है 16/3, तो आ जाएगा 32x/27। तो ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। कितने लोगों का सही है? सबका सही है? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, Yes. वेरी गुड। Yes, sir. Sir, ये सेकंड Yes, पार्ट का sir. आंसर C हो गया। में सी वाले पार्ट Sir. को मैं, हाँ बोलो। C वाली पार्ट में सर x/18 सर। चलिए मैं सॉल्व करके देता हूँ, मैं थोड़ी ना आंसर रट के आया हूँ, मैं तो आपके सामने ही सॉल्व करूंगा। सवाल थोड़ी ना कहीं से कॉपी पेस्ट है, मैं सवाल तो बना देता हूँ मैं, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से। तो आंसर मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है, कंसेप्ट पता है, तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आंसर तो अपने आप निकल आते हैं दोस्त। ठीक है, चलिए। सो इसमें थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट, और किसके लिए, B3+ के लिए, मतलब z = 4। अगेन R1 की वैल्यू आप निकालिए, वो आएगा R0 n स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर डिवाइड बाई z, तो आ जाएगा R0/4, और R0 की वैल्यू कितनी थी, R0 की वैल्यू थी 2x/9, तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए। सो दैट इज 2x/9 × 4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका x/18 यूनिट्स। तो वेरी गुड तपादार जी, फकरुल आलम तपादार, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हमने इतना कर लिया था। ठीक है, मैंने आपको एक और डीपीपी भेजा था कल रात को, वो डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पिछले डीपीपी के आंसर भी मैंने उसमें दे दिए, पिछले डीपीपी में मैंने आंसर नहीं दिए थे। कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि डीपीपी में आंसर क्यों, आंसर पहले से ही है। तो भैया वो आंसर देख के सॉल्व नहीं करना है आपको। डीपीपी होता है प्रैक्टिस, सेल्फ इवोल्यूशन। तो जब आपको डीपीपी मिलता है तो आप आंसर की मत देखिए, ठीक है, फिर भी आंसर तो होने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इवेल्युएट कैसे करोगे। ठीक है, तो इसलिए आंसर मैंने दे रखे हैं लास्ट में, बट आप आंसर को बिना देखे खुद से सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद अपना आंसर कंपेयर करें, देखें आप कितने सही होते हैं कितने नहीं होते हैं। ठीक है, और उसमें फिर जो डाउट रहता है वो आप फिर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लास तो प्लान हो ही गया, आज आई थिंक अपनी डाउट क्लास है शाम को 5 से 6, तो शाम को मिलूंगा मैं। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक के टॉपिक्स में, कोई भी दिक्कत है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल, बट हाँ, अगर आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, आपको कोई भी टॉपिक डिस्कस करना है जिसमें आपको परेशानी है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। दैट विल बी सेम एज दिस क्लास। ठीक है, ओके, बट उसमें केवल हम एक एक करके डाउट ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो शाम को 5 से 6 है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं उसमें अपने सारे डाउट लेके। एनी सो दिस इज द थिंग, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ ली। हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं वापस से सम अप कर देता हूँ कि अगर कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम में, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एटम में, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब यही है। तो हमने 2 चीजें निकाली कि फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, आई कैन से कि Ze प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस पे है, Rn अगर nth ऑर्बिट की रेडियस है, Vn अगर nth ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, Me उसका मास है। तो 2 रिजल्ट हमें मिल जाते हैं कि Rn = R0 n²/z एंड Vn = V0 n/z/n। ठीक, इतना सबको क्लियर हो गया? कोई कुछ कहना चाहता है तो बताए। मैं बार बार ये फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूँ भाई, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये फॉर्मूले आप खुद से निकाल पा रहे हैं या नहीं, बट एग्जाम में नंबर आपको तभी आएंगे जब आपको फॉर्मूले पता होंगे, सीधी बात। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, V0 और R0 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। किसी को कुछ कहना है? नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, नहीं कहना है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट है कि लोग बोल सकते हैं बताओ 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हुए, या एक पूरा चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा। तो खुद सोचिए,
अगर आप सर्कुलर मोशन को ध्यान दें तो ये आर एन रेडियस है। बताइए पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस क्या कितना कितना होगा, मतलब लेंथ डिस्टेंस। तो आप जानते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर 2 एन, pi है क्या नहीं। दैट मीन्स, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड जानता हूं कि स्पीड है वी एन, मतलब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वी एन, ठीक है। तो बताइए एक सेकंड में कितने राउंड लगा लेगा वो। जैसे मैं आपको एक अलग सवाल देता हूँ, इसके अलावा बेसिक सवाल। मेरी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है और एक राउंड लगाने में 5 मीटर लगता है। बताइए मैंने एक सेकंड में कितने राउंड लगाए। मेरी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, मतलब मैं 50 मीटर एक सेकंड में चलता हूँ। एक चक्कर लगाने में 5 मीटर लगता है। बताइए मैंने एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए। समझ पा रहे हैं, बोलिए कितने चक्कर लगाए। अरे ये तो बहुत आसान सा कॉमन सेंस है। बताइए, ये नहीं नहीं समझ में आया आपको। चलिए और भी आसान कर देते हैं। एक कदम चलने में मैं 1 मीटर कवर करता हूं। अगर मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो एक सेकंड में मैं कितने कदम चला। हेलो भाई, एक कदम में 1 मीटर चलता हूं मैं, ठीक है। अगर मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो मैं एक सेकंड में कितने कदम चला हूंगा। 10 कदम। 10 कदम चलाऊंगा, ये सीधी बात है। अगर मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो मुझे 10 कदम चलने पड़ेंगे एक सेकंड में, तभी ना मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि एक कदम में तो मैं 1 मीटर चलता हूँ। समझ में आ रही बात। तो बेसिक सा रूल है भाई, अगर मेरी स्पीड वी एन है, मतलब मैं एक सेकंड में वी एन डिस्टेंस कवर करता हूँ, वी एन के बराबर डिस्टेंस कवर करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक राउंड लगाने में कितनी डिस्टेंस मतलब कवर करनी है, तो बस क्या करना है, मैं अपनी स्पीड को उस डिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ क्या कहते हैं सर्कल्स पता चल जाएंगे। तो वही सेम बात है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। न्यू ये जो है कांस्टेंट, ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा वी, ये कहलाता है न्यू, ग्रीक लेटर है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी न्यू कैसे डिफाइन होगी, फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब ही होता है 1/सेकेंड, एक सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन हुए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मेरी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, मतलब मैं एक सेकेंड में 50 बार अपनी मीन पोजीशन पे वापस वापस घूम जाता हूँ। तो वही है यहाँ पे। चलिए, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, न्यू एन को, किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगाएगा एक सेकेंड में। सो न्यू एन कैन बी डिफाइंड एज वी एन वेलोसिटी डिवाइड बाई एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। सो वी एन डिवाइड बाई 2 पाई आर एन। वी एन है टोटल डिस्टेंस, एक सेकंड में मैंने कितनी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो मान लेते हैं वी एन है। उसी तरह से अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, 50 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड है और एक चक्कर लगाने में 5 मीटर ट्रेवल करने होते हैं, तो मैंने कितने चक्कर लगाए एक सेकंड में, 10 लगाए, तो 50/5। तो वही वाली बात है। तो वी एन है आपकी स्पीड और एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस ट्रेवल होती है 2 पाई आर एन। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स ये बात पक्की है। वी एन को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट Z/N, एंड आर एन को मैं लिख सकता हूँ आर नॉट N²/Z। आप इसको वी नॉट कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, आर नॉट कॉन्स्टेंट है, तो ये सारे कॉन्स्टेंट को अलग कर लीजिए। सो ये वी नॉट अपॉन 2 पाई आर नॉट, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन ऊपर क्या मिलेगा Z/N, नीचे क्या मिलेगा N²/Z। तो ये A/B डिवाइड बाई C/D, तो Z चला जाएगा ऊपर, N² नीचे। दैट मीन्स आपको मिलेगा वी नॉट अपॉन 2 पाई आर नॉट, ये कांस्टेंट, और ऊपर मिलेगा Z²/N³। ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, इसको आप लिख दीजिए न्यू नॉट। तो नया फॉर्मूला किसी भी nth ऑर्बिट में, ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी जो होती है
that can be defined as nu naught z square by n cube. So this is the next formula that you can derive. लेकिन ये फॉर्मूला टेक्निकली फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 से ही आया है, तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ओके, अगर मुझे Vn और Rn पता है तो मैं न्यू एन तो निकाल ही सकता हूँ, ठीक है। तो कई लोग फ्रिक्वेंसी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। कई लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो अगेन फ्रिक्वेंसी अगर आपको पता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 बाई फ्रिक्वेंसी। भाई अगर फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आपने 1 सेकंड में कितने राउंड लगाए। जैसे अगर मेरी फ्रिक्वेंसी 10 है तो मैंने 1 सेकंड में 10 राउंड लगाए, दैट मीन्स एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा, 1/10। 1/10 सेकंड में एक राउंड लगाया, दैट मीन्स जो टाइम पीरियड होता है, अगला जो पार्ट है टाइम पीरियड, तो इसको मैं टी से ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन पर रेवोल्यूशन, मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। एंड नो डाउट आई कैन राइट टाइम पीरियड Tn, अगर nth ऑर्डर में है किसी भी हाइड्रोजन एटम में, तो Tn कैन बी रिटन एज व्हाट, 1/μn। सो आई कैन राइट 1/μn की जगह पे न्यू नॉट n क्या था फॉर्मूला, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ठीक है, यही था z स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो इसको आप फिर से सॉल्व कर लीजिए, तो 1/μ0 तो कांस्टेंट है जो कि t0 हो जाएगा, और n क्यूब चला जाएगा ऊपर, एन z स्क्वायर आ जाएगा नीचे। सो ये आ जाएगा Tn इज इक्वल टू t0 n क्यूब डिवाइड बाई z स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो मैंने 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 2 और फॉर्मूले बना लिए। किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में, बोलिए यहाँ तक। तो मैंने रेडियस और वेलोसिटी का बेसिक सा इस्तेमाल करके और क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले। बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। किसी को कोई भी दिक्कत है बताएं, है क्या? समझाइए। समीमा, ये तपादार आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप धीमे धीमे बोलिए। टाइम, भाई देखो सीधी बात है, अगर मेरी फ्रिक्वेंसी 10 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में मैं 10 बार घूम जाता हूँ, ठीक है। और तो टाइम पीरियड क्या है, एक बार घूमने में कितना टाइम लगा, तो ऑफ कोर्स वो फ्रिक्वेंसी का इन्वर्स होता है। टाइम पीरियड इज ऑलवेज द इन्वर्स ऑफ व्हाट, फ्रिक्वेंसी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या बताती है, 1 सेकंड में कितनी बार घूमे आप। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 1 सेकंड डिवाइड बाई कितनी बार घूमे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि इतना टाइम लगा एक बार घूमने में। जैसे अगर मेरी फ्रिक्वेंसी 10 है, मतलब 1 सेकंड में मैं 10 बार चक्कर लगाता हूँ, तो एक बार चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेगा, 1/10, ठीक है, क्योंकि तभी ना 10 बार चक्कर लगाने में 1 सेकंड होगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया उसको उल्टा कर दीजिए, सो दैट विल गिव यू द टाइम पीरियड फॉर्मूला। समीमा जी, ओके, इसको बेसिक आइडिया समझिए, मतलब जो मैंने समझाया आपको, मतलब चीजों को आपको रिलेट करिए अपने डे टू डे लाइफ में, तो पता चलेगा आपको। जैसे आप खुद ही एक चक्कर में दौड़ रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है, मैं बोलूं कि वो जो चक्कर में आप दौड़ रहे हो आपकी फ्रिक्वेंसी है 2, मतलब 1 सेकंड में आप 2 राउंड लगा लेते हो, तो टाइम पीरियड कितना हुआ आपका, एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा, आधा सेकंड, तो 1/2। तो फ्रिक्वेंसी जितनी होती है किसी भी चीज की, टाइम पीरियड उसका उल्टा होता है, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? नहीं, चलिए अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज की। अभी तक तो क्या है, हमने बेसिक आइडिया लिया रेडियस का, वेलोसिटी का, टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, लेकिन अभी तक हमने एनर्जी की बात नहीं की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एनर्जी। तो एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो कैसे हम निकालें, उसकी अगर हम बात करें, तो एनर्जी जो है
आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम में, ठीक है, nth ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन है, vn स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। आप बताइए इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी आपके हिसाब से, कोई भी। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे होते और आप चल रहे हैं तो ये तो बहुत ही बेसिक सा आइडिया है कि कोई भी चीज जो मूव करती है उसमें एक एनर्जी तो होती है। बताइए कौन सी एनर्जी होती है? कोई भी चीज जो जो चल रही है, जिसका मास हो, जिसकी वेलोसिटी हो, उसमें एक एनर्जी तो हमेशा एसोसिएट होती है। कौन सी एनर्जी है वो? काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। 10th क्लास आप लोग पास किए हो या नहीं किए हो? मैक्सिमम लोग लग रहा है जैसे पास ही नहीं किए हो, बस मजे मजे में प्रमोट हो गए हैं ऐसा। भाई साइंस की बेसिक बात है कि अगर कोई भी m मास का पार्टिकल अगर v स्पीड से चल रहा है तो उसके ऊपर हमेशा एक एनर्जी डिफाइन होती है, काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी होती है? हाफ mv² के बराबर। समझ में आ रही बात है, नहीं आ रही है? ठीक है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा फॉर्मूला, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये तो बेसिक 9th-10th की बातें हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, mgh, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनीवे, तो एक एनर्जी तो पक्की है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी तो है, ये बात तो है। दूसरी एनर्जी और कौन सी है? दूसरी एनर्जी होगी चार्ज के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है? न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस पे, मतलब न्यूक्लियस के राउंड लगा रहा है, मतलब न्यूक्लियस इसको पकड़ के रखे हुए है। तो दैट मीन्स ये बात पक्की है कि इन दोनों, मतलब जो भी फोर्स न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाउंडेशन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुद को रिलीज नहीं करा सकता अपने आप, ये हमेशा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ही काम करेगा। और उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस रुका हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या उसको हम लिख सकते हैं पीईई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जरूर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो टाइप की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है, ठीक है। अब सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ mv² होता है। अगर m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बनाया था कि q1 q2 अपॉन r², अगर q1 q2 चार्ज है, r उनके बीच की डिस्टेंस है, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करें? तो वहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपके पास चार्ज है q1, आपके पास चार्ज है q2 और उनके बीच की डिस्टेंस है r, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की वो होती है k q1 q2 अपॉन r, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड डालना पड़ता है, मतलब Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड आपको डालना पड़ेगा। आपने हजारों बार सुना होगा सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों? कोई भी काम होता है किसके लिए? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब एनर्जी घटाने के लिए। तो सेम चार्ज अगर होंगे, जैसे प्लस प्लस हुआ, जैसे इसी केस में 3 केस बन सकते हैं, के Q1 Q2 अपॉन R, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करे, ठीक है। अब कितने केस बन सकते हैं? सेम चार्ज दो टाइप के हो सकते हैं, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। दैट मीन्स जब सेम चार्ज होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आती है पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? तो सेम चार्ज में जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है और तुम डिस्टेंस को कम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में बढ़ेगी। समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सेम चार्ज होंगे तो Q1 इंटू Q2 आएगा पॉजिटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव में, ठीक है। और जब पॉजिटिव में वैल्यू आएगी तो आप उस वैल्यू को कैसे घटा पाएंगे? R को बढ़ा के, घटा के नहीं बढ़ा पाएंगे। डिनोमिनेटर बड़ा करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। इसीलिए सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। समझ में आ रही बात? वो अपनी डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि उनकी डिस्टेंस बढ़े तो उनकी नेट पोटेंशियल एनर्जी घट जाए, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाए।
तो ये बचपन से जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, उसका प्रूफ है ये, ठीक है। क्योंकि सेम चार्ज को अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे पहुंचना है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? क्योंकि Q1 Q2 तो पॉजिटिव हो गया, K पॉजिटिव होता ही है, ठीक है। तो R को अगर आप बढ़ाएंगे तभी डिनोमिनेटर बढ़ेगा और आपकी ओवरऑल वैल्यू 0 की तरफ चली जाएगी, ठीक है। लेकिन सोचिए तीसरा केस क्या है? अपोजिट चार्ज वाला, K Q1 Q2 अपॉन R। अगर एक प्लस एक माइनस है तब तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? माइनस। समझ में आ रही बात? ओके, तब पोटेंशियल एनर्जी आएगी नेगेटिव में। जब नेगेटिव में बढ़ने का मतलब घटना होता है, दैट मीन्स तब आप चाहेंगे कि रेडियस की डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, ताकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? कम हो जाए, माइनस में बढ़ जाए। इसीलिए अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हेलो, बोलिए। हम्म हम्म अभी तो मेरी क्लास में भी अटेंडेंस 22 ही है, 22। पता नहीं, मतलब उसका आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ लोग तो 22 ही है। CPS B सेक्शन है, कितने रखे थे अपन लोगों ने? 40। हाँ, तो इसमें से केवल 22 लोग हैं, बाकी लोग ज्वाइन नहीं किए। और उसमें से भी अगर 22 में देखा जाए तो एक मैं खुद हूँ और एक CPSB का जो ऑफिशियल ग्रुप है। CPSB में कितने लोग हैं? हाँ भाई, CPSB अपना जरा एक बार वो दिखाइए कितने लोग प्रेजेंट हैं वहां पे। CPSB, एक मिनट होल्ड करिए। कितने लोग प्रेजेंट है सर? हाँ सर, वो इको करती है, आवाज जो है इको होती है। असद सर, ये अभी अभी कितने लोग प्रेजेंट है वहां पे? जी, आवाज असल में समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है? कुछ सवाल? एक तो देखिए सर, ये स्कूल में जो टेक्निकल दिक्कत है उसको आप थोड़ा सही करवा दीजिए, क्योंकि स्कूल में आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही। चलिए सर, कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ असद सर, जी सर। ये आप जो टेक्निकल आदमी स्कूल में प्रेजेंट है उसको बोलिए कि आवाज को क्लियर करे। मॉड्यूलेशन होता है आवाज में, तो जी जी एक मिक्सर सेटअप होगा वहां पे। तो आप उसके मतलब जो आदमी है जो ऑडियो देखता है उसको बोलिए, जिसने ये सेटअप किया है, कि भैया ये आवाज सही करके दीजिए, आप इको हो रही है बहुत। ये आप स्कूल अथॉरिटीज को ठीक बोलिए, वो जो संभाल रहे हैं, आप खुद कोऑर्डिनेटर हैं, आप खुद एक्शन लीजिए इस पर। ओके सर। ठीक है सर, ओके, चलिए ठीक है सर। ओके सर। तो मतलब रिव्यू में ये आपको मैं इंफॉर्मेशन दे जाऊँ चाहता हूँ आप सभी को, कि भाई हमारी एक टीम जो है वो वहाँ पे क्या कहते हैं आपके CPS मतलब जो करीमगंज में पहुंच चुकी है, ठीक है। तो फिजिकली भी अगर आप आना चाहते हैं स्कूल में सारे डाउट्स को लेके, क्योंकि एक एक आदमी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, सबके एक एक आदमी वहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। तो अब आप चाहें तो अब आप क्या कहते हैं मतलब जैसे 2-3 दिन बाद से अपनी क्लासेस वहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं मॉर्निंग में जाके, ठीक है। 8:30 से वो लोग अवेलेबल हो जाएंगे मॉर्निंग में, तो 8:30 पे आप जाके अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। मीडियम की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में। तो आप आराम से 8:30 पे जाके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने स्कूल में कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। तो रेगुलर क्या कहते हैं, अगर आपको
ऑनलाइन मोड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है या कुछ भी दिक्कतें होती हैं, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी सपोर्ट के लिए टीम जो है वो वहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, फिजिक्स वाले सर पहुँच गए हैं, ठीक है, मैथ वाले सर पहुँच गए हैं, और जो रिमेनिंग सर्स हैं वो भी 1-2 दिन में पहुँच रहे हैं सभी लोग। तो आप चाहें तो आप अपना अपना टाइम मतलब ऐसे बना सकते हैं, ऐसा शेड्यूल कि आप स्कूल में जाके और बेसिक से मतलब जो भी डाउट वगैरह है, जो भी क्लास वगैरह है, दिक्कत है, वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मैं तो रहूंगा ही, मैं तो हूँ आपके साथ, ठीक है, ऑनलाइन मोड में, बट ऑफलाइन मोड में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप जरूर असद सर से, असद सर आपको बता देंगे, या स्कूल की जो अथॉरिटीज है उनसे आप पूछिएगा, आप जिस भी स्कूल में हो, ठीक है, बदरपुर में है तो बदरपुर में पूछिएगा। ठीक, चलिए देन, ऑल द बेस्ट। वापस टॉपिक पे चलते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये इसका प्रूफ यही है कि जो कोई भी मतलब केस हो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होना चाहिए। समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 अपॉन R। अगर सेम चार्ज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव का मिनिमम क्या होता है? 0। तो आप चाहेंगे कि आप वो 0 की तरफ लेके जाएं, तो 0 की तरफ कब जाएगा? जब डिस्टेंस बढ़े, जब डिनोमिनेटर बढ़े। समझ में आई बात? इसीलिए सेम चार्जेस हमेशा अपने बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? ओके, ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। लेकिन जब अपोजिट चार्ज होगा, एक Q1 होगा, एक Q2 होगा, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस इंटू माइनस तो हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक है, तो अब आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में है जब अपोजिट चार्ज है तो। ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे मतलब कम कर सकते हैं? बढ़ा के। मतलब अब आप डिस्टेंस को कम करना चाहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा, तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ जाएगी। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब घटना। भाई -5 -2 से छोटा है। ठीक है, तो नेगेटिव में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो मतलब ओवरऑल घट रही है। तो इसीलिए अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आना चाहते हैं ताकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिक फंडा है जो मैंने कहां से उठाया है? फिजिक्स से। ठीक है, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये। ओके, क्लियर है बात? ठीक, चलिए अब मैं अपने सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकालना चाहता हूँ। ये तो हो गई बेसिक बातें। इससे हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले हमें पता चल गए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R के बराबर। ठीक है, ओके, चलिए तो अब हम निकालना चाहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल एनर्जी कितनी होगी nth ऑर्बिट में। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन हम करना चाहते हैं। तो अगेन सेम बात है, आपके पास एक Z प्रोटॉन का न्यूक्लियस है, Rn रेडियस पे आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो Vn स्पीड से चल रहा है। बताइए इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है बात? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का नेट सम, ये होगा आपका टोटल एनर्जी। आगे आप क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी को तो आप लिख सकते हैं 12mE/Vn²। अगर वो nth ऑर्बिट में चल रहा है जिसकी स्पीड Vn है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा 12mE मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2, Q2 कितना होगा? -E अपॉन Rn। तो ये आपके पास ओवरऑल फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसको। ठीक है, अब जरा याद करिए एक इक्वेशन जो मैंने, क्योंकि मुझे अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं मिला तो फिर ये बहुत लंबा और टीडियस सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें हैं। एक मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है, दूसरा काइनेटिक मतलब K Q1 Q2 अपॉन R है। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन तो निकालना ही निकालना है। अब वो रिलेशन कहां से आएगा? सो जब आप रिलेशन निकालेंगे
उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? उसके लिए आप यूज करिए वो फर्स्ट इक्वेशन जो बोर्स मॉडल के दौरान आपने बनाई थी। कौन सी थी वो फर्स्ट इक्वेशन? ये वाली। रिकैप आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को। इसमें मेरे को एक तरफ MeVn² मिल रहा है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का जैसा है, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं बता देता हूँ कि मैंने क्यों वो इक्वेशन चूज किया, क्योंकि देखिए इसमें ये वाला जो जो चीज है ये काइनेटिक एनर्जी का जैसा लग रहा है, और ये वाला जो चीज है ये पोटेंशियल एनर्जी के जैसा लग रहा है। तो अगर मुझे कभी भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है, आई कैन यूज दिस इक्वेशन। समझ में आ रही बात? तो अगेन मैं वापस चलता हूँ आपको, तो मैं रिलेशन निकालना चाहता हूँ किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। मैं सेम रिजल्ट को यूज करूंगा। तो मैं जानता हूँ K Q1 Q2 अपॉन Rn² इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MeVn² अपॉन Rn। ये इक्वेशन मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए Rn तो कैंसिल हो जाएगा, Rn की वैल्यू 0 तो होती नहीं, रेडियस कुछ ना कुछ तो होगी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आएगा K Z E इंटू E अपॉन Rn, और ये आएगा MeVn², ठीक है। MeVn² में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो तो आप कर ही सकते हो, ठीक है भाई। MeVn² को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ 2 MeVn² अपॉन 2, ठीक है। क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं इस टर्म को अलग करना चाहता हूँ। ये टर्म क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बोलिए, क्लियर? ठीक। और ये जो टर्म है ये क्या है भाई? ये टर्म है माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज, माइनस साइन नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी का माइनस, दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आई कैन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to -2 times of kinetic energy. So this is the very important result. ठीक है। So using the first equation, what I have devised कि भैया इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है। दोनों का नेट सम टोटल एनर्जी होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विद अ नेगेटिव साइन। मतलब ओवरऑल एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो तो नेगेटिव ही आएगी, और आनी भी चाहिए, क्योंकि वो, हाँ कुछ बोलना चाहते हैं आप थमीदा बेगम जी? थमीदा बेगम, आपका माइक खुला हुआ है। हेलो, नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल डेरिवेशन से क्या प्रूव हुआ कि भाई जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है दैट इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी से 2 गुनी होती है, पहली चीज, और 2 गुनी विद अ नेगेटिव साइन होती है, ठीक है। मतलब ओवरऑल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? नेगेटिव। समझ में आ रही बात? और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी से बंधे हुए हैं तो आपकी खुद की तो कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि आप उसके रहमो करम पे चल रहे हैं, ठीक है। आपको बांध के रखा है किसी ने। तो जब आप एक बाउंडेड सिस्टम में रहते हैं तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव तो नहीं होनी चाहिए। आप खुद देखिए, जब आप आयनाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? 0, ठीक है। समझ आई बात? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होने का मतलब क्या है? वो न्यूक्लियस के बाउंडेशन से बाहर जा चुका है, ओके, यही बात है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस potential energy of electron, and I know that potential energy of electron is equal to -2 times of kinetic energy of electron. So मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि kinetic energy of electron -2 times of kinetic energy of electron, that means minus kinetic energy of electron. ये भी मैं लिख सकता हूँ, और इसी को मैं लिख सकता हूँ potential energy of electron divided by 2. So this is the general result that I can have. Total energy of electron is equal to minus times of kinetic energy or potential energy of electron divided by 2. समझ में आई बात? ठीक है। अब एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी आएगी
अगर मैं उसको देखूं तो मैं क्लियरली लिख सकता हूं, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट कम्स आउट टू बी माइनस हाफ me vn²। और मैं जानता हूं vn का फॉर्मूला क्या होता है, v0z/n होता है नहीं। आई कैन यूज दिस vn वैल्यू हेयर, सो मुझे मिलेगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस हाफ me, vn की जगह पे लिख सकता हूँ v0² z/n का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा जो है एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि me एक कांस्टेंट है, v0 की वैल्यू भी कांस्टेंट है, आप जानते हैं v0 का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। इस पूरे पूरे टर्म को अगर मैं लिख दूं E0, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू माइनस E0 z²/n²। जो वैल्यू निकल के आती है E0 की, दैट मीन्स जो जनरल फॉर्मूला है वो बन जाएगा En इज इक्वल टू माइनस E0 z²/n²। And this is a very important formula for the energy of electron, ठीक है, जहां पे E0 की वैल्यू कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर। तो इसको जब सॉल्व किया गया तो इसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं वही बात बोलूंगा, मैथमेटिक्स आपको आती है नहीं आती है डजेंट मैटर, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। ओके, सो फॉर्मूला शुड बी क्लियर। ओके, सो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व क्या है भाई साहब, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है कि इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है नेगेटिव में, वो काइनेटिक एनर्जी से 2 गुनी है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमने किससे प्रूव किया, बोर्स मॉडल की पहली इक्वेशन से, ठीक है। और उससे पता चल गया कि टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv²। v की वैल्यू कितनी होगी nth ऑर्बिट में v0 z/n। दैट मीन्स ओवरऑल आपको जो फॉर्मूला मिलेगा दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ En इज इक्वल टू माइनस E0 z²/n² की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे E0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कैसे निकली हाफ me v0² से, ठीक है। ये वैल्यू जो निकल के आती है वो होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है, क्लियर। चलिए, अभी तक में किसी को कोई भी डाउट है, परेशानी है, कोई कुछ कहना चाहता है, प्लीज बोले। कोई कुछ कहना चाहता है, बोलिए। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है, बोले। चैट बॉक्स में लिख रहे हो क्या, चलिए चैट बॉक्स देख लेता हूँ। या जनरल रिजल्ट निकालना है आपको तो nth ऑर्बिट में ही निकालोगे ना। सुना कोई आपसे ये पूछेगा कि मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, सेकंड ऑर्बिट में क्या है। अगर आपको एक जनरल फॉर्मूला चाहिए जो किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम में वैलिड हो, तो आपको nth ऑर्बिट में ही निकालना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी क्लियर। अगर आप किसी एक ऑर्बिट में ही निकालने लग जाएंगे तो वो तो एक पर्टिकुलर केस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नवोजीत पॉल। तो इसलिए सारे काम
जनरल फॉर्मूले बनाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट और मतलब एक ही ऑर्बिट में अगर मैं निकालता रहूंगा तो दूसरी ऑर्बिट तक कैसे पहुंचूंगा। तो अगर मैं ऐसा फॉर्मूला निकाल दूं जो किसी भी ऑर्बिट के लिए और किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है तो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो, मतलब मजे ही आ गए, क्योंकि मैं किसी भी ऑर्बिट की बात कर सकता हूँ। और कोई किसी को डाउट है बताए? नहीं है तो भाई देख लीजिए, लिख लीजिए, वैसे भी मैं नोट्स तो आपको भेज ही दूंगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था एनर्जी का डिस्कशन, ठीक। दो टाइप की एनर्जी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो मुझे टोटल ये वैल्यू मिल जाती है कि टोटल एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में केवल वेलोसिटी का ही जनरल फार्मूला डालने से आपको एनर्जी का जनरल फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और ये एनर्जी का जो वेरिएशन है उसको बहुत ही क्लियरली दिखाया जा रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ई एन की वैल्यू है माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो क्लियरली आप देख सकते हैं, और ई नॉट की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अगर कोई बोले कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए क्या वैल्यू आएगी, तो n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, मतलब एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विल कम आउट टू बी माइनस ई नॉट, मतलब माइनस 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। समझ में आया या नहीं? तो हाइड्रोजन एटम के लिए ही अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आएगी? फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1, z तो फिक्स हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए 1, तो n इक्वल टू 1 के लिए E1 की वैल्यू आएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हैं n की वैल्यू 2 डाल दीजिए तो E2 जो आएगा वो कितना आएगा? माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, दैट मीन्स वो आ जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 4, तो आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में बहुत बड़ा गैप है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, ठीक है। n इक्वल टू 3 डालेंगे तो क्योंकि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो ये बात पक्की है कि जो डिक्रीमेंट होगा n के बढ़ने के साथ साथ वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये जो पहला डिक्रीमेंट है बहुत बड़ा है, डिवाइड बाई 4 हो गया सीधा, लेकिन जो अगला डिक्रीमेंट है आप देख सकते हैं थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आएगी? माइनस ई नॉट 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, मतलब हो जाएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 9, यह आएगा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। आप देख पा रहे हैं कि पहली और दूसरी ऑर्बिट में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही बड़ा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, लेकिन दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है वो थोड़ा छोटा हो गया है, वो केवल 1 पॉइंट कितने के बराबर है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है अप्रोक्सीमेटली। सिमिलरली अगर मैं n इक्वल टू 4 की बात करूं तो E4 आपको मिलेगा माइनस ई नॉट 1 बाई 4 स्क्वायर, मतलब वो मिलेगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 16, वो आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख पा रहे हैं कि अब जो गैप है वो और भी छोटा हो गया। तो जनरली लोगों के दिमाग में क्या होता है कि ऑर्बिट, क्योंकि बचपन से वो ऑर्बिट कैसे बनाते आ रहे हैं? कांस्टेंट डिस्टेंस पे, ठीक है, तो उन्हें लगता है सब यूनिफॉर्म वेरिएशन होगा। वेरिएशन यूनिफॉर्म नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में बहुत बड़ा गैप है, सेकंड और थर्ड में और छोटा, थर्ड एंड फोर्थ में और छोटा, फोर्थ एंड फिफ्थ में और भी छोटा, मतलब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में 10.2 का गैप है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी इनफाइनाइट ऑर्बिट तक आप जाओगे 2 से, उनमें गैप केवल 3.4 का होगा। इन्फिनिटी का मतलब जीरो एनर्जी, ठीक है, समझ में आई बात? सो इस टाइप की वेरिएशंस को आप देख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्लियरली देख सकते हैं कि द वेरिएशन ऑफ एनर्जी इज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब क्या है कि अगर मैं एक तरफ एनर्जी के इंक्रीमेंट की बात करूं तो लोएस्ट एनर्जी किस में है? लोएस्ट एनर्जी है n इक्वल टू 1 पे, कितनी है?
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, अब उतना अच्छे से नहीं बना, बुक में एनसीईआरटी बुक वगैरह देखिएगा, उसमें ज़्यादा बेटर बना होगा। तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गैप देख रहे हैं आप, ये जो गैप है ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच। ठीक है, n=3 की बात करेंगे तो ये गैप अब इतना ही रह जाएगा, मतलब वेरिएशंस है। n=3 की एनर्जी कितनी है? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैप नोट करिए कितना है, अगर आप ये गैप नोट करेंगे तो वो कितना आएगा? 1.5 से 2.5 3.5, मतलब ये आएगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग। अभी गेट ना पॉइंट? ठीक है, नॉट ओनली दिस, आप जैसे और आगे बढ़ेंगे ये और भी छोटा हो जाएगा गैप, n=4 -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ लो, गैप अब और भी छोटा हो गया। कितना हो गया है गैप? 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। और 4 के बाद 5 में और भी छोटा, और भी छोटा, 0 यहीं पे तो है, दिस इज 0, n=∞, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन, आयोनाइज हो गया। समझ में आई बात? तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेके इनफाइनाइट ऑर्बिट्स का टोटल जो वेरिएशन है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट मैक्सिमम वेरिएशन एनर्जी का किसके बीच में है? फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में। ठीक है, सेकंड और थर्ड का और भी कम है, थर्ड एंड फोर्थ का उससे भी कम है। उसके बाद देखिए केवल 0.85 से लेके 0 तक में कितनी ऑर्बिट्स आ जाएंगी? 4 से लेके इन्फिनिटी तक, 5 से लेके इन्फिनिटी तक सारी ऑर्बिट्स आ जाएंगी। सोचिए कितना माइन्यूट 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 गैप होता जाएगा। समझ रहे हो? तो वेरिएशन जो है एनर्जी का इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज नॉट लाइक क्लास 9th 10th जहाँ पे आप लोग एटम का स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं और कंफ्यूज होते जाते हैं कि ये एटम है, और ये देखो पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट। जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। दिस इज अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। वाई? बिकॉज Rn इज इक्वल टू R0 n² z, n स्क्वायर के साथ वेरिएशन है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अगर R0 है तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस 4R0 है, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस 9R0 है, फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस 16R0 है। तो ये सिमेट्रिकल तो कभी नहीं हो सकता। समझ नहीं बात? अगर मैं टेक्निकली एटम के स्ट्रक्चर को देखूं तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो इससे 4 गुने पे होगी दूसरी ऑर्बिट। समझ नहीं बात? ऐसे, और इससे 9 टाइम्स होगी तीसरी ऑर्बिट। समझ लो, जो मैं बना भी नहीं सकता टेक्निकली अभी यहाँ पे, उतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं। समझ लो मेरी बात? तो एटम जैसे ऊपर बना है वैसे नहीं दिखता है, एटम ऐसे दिखता है। समझ में आ रही बात सबको? बोलिए, इतना क्लियर हुआ? जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, जस्ट एक आइडिया, ये आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने बोला। फाइनली यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, परेशानी है, प्लीज बोलो। हाँ भाई, कोई कुछ बोलना चाहता है? किसी को कोई डाउट है बताएं। नो सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप एक। चलिए मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन बना के देता हूँ, आप आंसर निकालिए। सो मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ lithium 2+ atom, the energy is, अगेन मैं x ले रहा हूँ, x यूनिट्स। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in terms of x in following
केसेस। चलिए, पहला पार्ट, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा पार्ट, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तीसरा पार्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Pe3 प्लस। चौथा पार्ट, सेपरेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। चलिए, ये चारों पार्ट सॉल्व करिए, 5 मिनट देता हूं मैं आपको, स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, आपको एक्स की टर्म्स में ही आंसर निकालने हैं, ई नॉट की वैल्यू नहीं डालनी है, ई नॉट को एक्स की टर्म्स में निकाल के रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा सवाल आता है आपको एक्स गिवन है तो एक्स फिर अननोन नहीं है, नोन हो गया, तो आंसर भी आपको एक्स की टर्म्स में ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट हो जाइए, फिर अपन लोग डिस्कस करते हैं। ओके, क्या भाई बिल्कुल जोश नहीं दिख रहा है आप लोगों के अंदर है? थोड़ा जोश बढ़ाइए। डायलॉग मारना पड़ेगा क्या? हाउ इज द जोश? जोश बढ़ाइए, हाई करिए। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है आज की क्लास में। चलिए, स्टार्ट हो जाइए, आंसर निकालिए।
हेलो, हो गया। हो गया क्या? कोई जवाब देना चाहता है? आप लोग अपने जवाब चैट बॉक्स पे लिखिए, ठीक है? लिखते जाइए। आंसर इज सी। भैया सी, ये ऑब्जेक्टिव सवाल तो है ना, मुन्नी बार हुई है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है मैडम, ये सब्जेक्टिव सवाल है, हर एक केस में आंसर आएगा, ठीक है? ठीक है, हर एक केस का आंसर एक्स की टर्म्स में आएगा। सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है। ओके, तो सॉल्व करिए। ओके, चलिए, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको पहला सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ सेम तरीके से, फिर आप सेकंड सॉल्व करिएगा। थर्ड एंड फोर्थ में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मैंने जानबूझ के आपको दिक्कतें दी हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी टाइप का एक नाम बोल दिया, सेपरेशन एनर्जी टाइप का एक नाम बोल दिया। तो थर्ड एंड फोर्थ नो डाउट आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए देखते हैं। नवो नवोजीत पॉल ने कोई आंसर दिया है? क्या आंसर दिया है भाई नवोनीत पॉल ने? पहले का -9x/4, देखते हैं आपका सही है या नहीं। चलिए, सबसे पहले जो चीज गिवन है उसका इस्तेमाल करके E0 और x के बीच में एक रिलेशन निकाल लीजिए, ठीक है? तो मैं अगेन चेंज कर देता हूँ कलर। तो n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 3 और लिथियम 2+, तो z की वैल्यू भी है 3, ठीक है? तो n की वैल्यू 3, z की वैल्यू 3 के लिए एनर्जी है x यूनिट्स, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ आंसर में, सबसे पहले मैं E0 और x में रिलेशन निकाल लेता हूँ। मैं जानता हूँ रिलेशन है En इज इक्वल टू -E0 z²/n², ठीक है? मुझे En कितना गिवन है? x, ठीक है? और ये किसके बराबर है? -E0 z² की जगह पे आएगा 3² डिवाइड बाई n², मतलब 3², कैंसिल हो गया। मतलब x की वैल्यू है वो -E0 के बराबर ही है, मतलब E0 की वैल्यू -x है। ये पता चल गया आपको? हाँ, ये आपका पहला रिजल्ट हो गया, ठीक है? तो इतना पता चल गया कि E0 इज इक्वल टू -x। ओके, ये आपको पता चल गया। अब कौन से वाले मतलब केस में आपको वैल्यू चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इसके लिए n की वैल्यू क्या हो गई? 1, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या हो गई? 1, मतलब 1 1 के लिए आपको वैल्यू निकालनी है। समझ में आई बात? तो आई थिंक नवोजीत पॉल आपका आंसर गलत हो गया है, ठीक है? तो ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो आएगा E1
इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब माइनस ई नॉट के ही बराबर है, मतलब x यूनिट ही आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया x, खत्म, यही आंसर है। सेकंड पार्ट सॉल्व कर पाएंगे अब? सेकंड पार्ट के लिए क्या है वैल्यू बताओ? सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, मतलब n की वैल्यू 2 और z की वैल्यू भी हीलियम के लिए क्या होगी 2। तो अब 2 2 डाल के काम करिए, तो अब आपको मिलेगा E2 इज इक्वल टू माइनस ई नॉट 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, अगेन वो ई नॉट के बराबर ही आया, अगेन आंसर x है। समझ में आ रही बात? सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सी पार्ट पे आपको क्या बोला गया है? आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं नवनीत? सॉरी सर, रॉन्ग हो गया सर, मैंने Li प्लस में z का वैल्यू 2 ले लिया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, लेकिन वही है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करोगे तो धीमे धीमे गलतियां कम हो जाएंगी। चलो सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में एक टर्म आया दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव one electron from outermost orbit from an isolated gaseous atom। अब ये है जनरल डेफिनेशन। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं हाइड्रोजन लाइक एटम में, तो मेरा तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऑर्बिट फिक्स है, पहली ऑर्बिट। तो पहली ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये है बात आयोनाइजेशन एनर्जी की। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ E1, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो भाई सबसे स्टेबल स्टेट में वो कब है? जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। तो जनरली अगर मैं इस चीज को एनर्जी के प्रोफाइल में लिख दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? ये जो स्टेट है, ये स्टेट कहलाती है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट। मतलब इस स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम, तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट क्या कहलाती है? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर या नीचे उछल जाए, मतलब ऊपर चला जाए। तो ये सारी स्टेट क्या कहलाती हैं? एक्साइटेड स्टेट्स। जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करूं मैं, तो हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आइडियली कहाँ पे होना चाहिए? फर्स्ट ऑर्बिट में या किसी और ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आइडियली जो ग्राउंड स्टेट होता है हाइड्रोजन लाइक एटम का, वो फर्स्ट ऑर्बिट होता है। तो जब मुझे फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देना हो, बाहर निकाल देना हो, बाहर निकालने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, तो बताइए हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? भाई फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जितनी है माइनस में, उतना ही आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप उस इलेक्ट्रॉन को फ्री बोल पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। समझना ही बात? तो जनरल आइडिया क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का? जनरल आइडिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो जैसे अगर मेरी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट में मेरी एनर्जी है -10 जूल, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए? 10 जूल। बस माइनस लगा दो मेरे आगे। ठीक है, तो जितनी माइनस में एनर्जी है उतनी मुझे प्लस में चाहिए। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस टाइम्स ऑफ व्हाट? द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये भी मैं बगल में लिख देता हूँ, ग्राउंड स्टेट में काम होता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो जब हाइड्रोजन लाइक एटम की बात होगी तो ग्राउंड स्टेट हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट होगी, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से एनर्जी निकालने, मतलब इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर देने में कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी आपको निकालनी है B3+ की, मतलब n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 4, ये आपको करना पड़ेगा। इतनी एनर्जी पॉजिटिव में आपको देनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए तो आप इसको देख लेते हैं। तो सी पार्ट में मैं पहले क्या निकालूंगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस। पहले ये निकाल लेता हूं मैं, तो n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 4, तो क्या आएगा ये वैल्यू E1 फॉर Be3 प्लस इज इक्वल टू माइनस ई नॉट z स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर बाई n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, सो दैट इज माइनस 16 टाइम्स ऑफ ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू क्या थी x, तो वो कितना हो जाएगा 16x। तो इतने यूनिट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या मिलेगी, सो आई कैन से आयोनाइजेशन एनर्जी is equal to minus of E1, so that is minus 16x. This will be your answer. ठीक है, क्लियर। तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन जो है Be3 प्लस की फर्स्ट ऑर्बिट से फ्री हो सकता है। ठीक, किसी को कोई भी दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा याद रखिए, फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है, अगर आपको एनर्जी गिवन है फर्स्ट ऑर्बिट की, तो माइनस जो लगा है उसके आगे प्लस लगा दीजिए। इस केस में क्या था, एक्स गिवन था। ठीक है, एनर्जी तो नेगेटिव होती है लेकिन आपको एक्स गिवन था, तो इसलिए माइनस 16x आपको लिखना पड़ा। ठीक है, टेक्निकली ये एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो, जैसे हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब उसकी एनर्जी जीरो करनी है आपको, क्योंकि जैसे ही एनर्जी जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, हम बोल सकते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब उसके ऊपर न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक, डी पार्ट में एक और टर्म आपने पढ़ा, दैट इज सेपरेशन एनर्जी। तो अब सेपरेशन एनर्जी का क्या मतलब है ये भी आप समझ लीजिए। सेपरेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from excited state of atom। समझ में आ रही बात। जैसे अब आपका इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो एनर्जी गेन करके सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में या फोर्थ ऑर्बिट में जा चुका है, अब आपको थर्ड ऑर्बिट से ही उसे निकालना है, तो आपको थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो निकलेगा। ठीक है, मतलब उस डायग्राम से समझिए, जो डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था, इस डायग्राम में मैंने क्या बोला, अगर ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है तो उसको जितनी उसकी एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की उतनी एनर्जी चाहिए, तब जाके वो जीरो पे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये था आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पहुंचाने की। सो दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रॉन पहले से ही थर्ड ऑर्बिट में हो, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में हो, अब अगर आपको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए, एंड दिस इज नॉन एज सेपरेशन एनर्जी। समझ में आ रही बात। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सेपरेशन एनर्जी कब डिफाइन होती है। सेपरेशन एनर्जी कभी भी ग्राउंड स्टेट में डिफाइन नहीं होती है, सेपरेशन एनर्जी डिफाइन होती है एक्साइटेड स्टेट्स पर। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में डिफाइन नहीं है। दैट मीन्स सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ जो भी जिस भी ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी। समझ में आ रही बात। अब अपने केस में जो सवाल आपको दिया है उसमें क्या है भाई, सेपरेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट बोल दिया मतलब n की वैल्यू 3 है, और He प्लस बोल दिया मतलब z की वैल्यू 2 है। तो पहले आप इस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लीजिए, फिर उसके आगे माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब सेपरेशन एनर्जी के लिए आपको क्या गिवन है, तो पहले एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, तो E3 कितना निकलेगा, माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब माइनस ई नॉट, जेड की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर और एन की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, यही है, देख लीजिए कौन सी, जेड की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 3 है, तो वही वाली बात मैंने यहाँ पे डाल दी, जेड की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा माइनस 4 ई नॉट बाई 9, और ई नॉट और एक्स में रिलेशन क्या था आप जानते हैं, ई नॉट था माइनस एक्स के बराबर, मतलब एनर्जी निकल के आएगी 4x बाई 9।
So this is the energy of third orbit. तो सेपरेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ E3. So that is minus 4x by 9. So this will be your answer. क्लियर है? बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, तो आज हमने जो मेन डिस्कशन किया है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी के क्या क्या कंपोनेंट हैं और उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, एनर्जी अगर हमें पता चल गई तो एनर्जी का वेरिएशन क्या है अलग अलग ऑर्बिट पे। तीसरी चीज, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्योंकि अकेला ही है तो टेक्निकली उसे फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट, लेकिन कभी कभी वो एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन बाहर करना हो, फ्री करना हो, तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर एनर्जी चाहिए, एंड दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले से ही किसी एक्साइटेड स्टेट में है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जैसे कि डी पार्ट गिवन था, ठीक है, तो अगर उस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन पहले से ही अवेलेबल है, तो उस ऑर्बिट से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, बाहर निकालना है, तो फिर आपको कितनी एनर्जी चाहिए? उस ऑर्बिट की एनर्जी के आगे माइनस। ठीक है, तो दो टाइप की एनर्जी है, मैंने ग्राफिकली आपको दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेक्निकली आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी विद अ नेगेटिव साइन। अगर ये -10 है तो +10 देना पड़ेगा, तब वो 0 होगा, तब वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, समझ आई बात? तो ये होगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन पहले से ही किसी एक्साइटेड स्टेट में है, 2 में, 3 में, 4 में, तो वहां से फ्री करने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो आपको उस एनर्जी के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो दो टाइप की एनर्जी मैंने आपको अलग से बताई। एक आयनाइजेशन एनर्जी जो हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के आगे माइनस के बराबर होता है। दूसरा सेपरेशन एनर्जी, जो जिस ऑर्बिट से आपको निकालना है उस ऑर्बिट की एनर्जी के आगे माइनस साइन के बराबर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। आप लोग क्या कहते हैं, जो मैंने भेजा है आपको डीपीपी, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आपको तो वहाँ पे असद सर हैं, आप असद सर से बिल्कुल डाउट क्लियर करिए। ठीक है, तो असद सर आपकी हेल्प करेंगे डाउट क्लियरिंग में। और अगर आपको फिर भी डाउट रह जाते हैं तो आप शाम को, जो अपनी आज आई थिंक शाम को आपके साथ ही क्लास है, तो आप शाम की क्लास में आके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन, तो आज के लिए इतना है। मैं ये जो चीज़ है ये आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, आज वाले नोट्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नोट्स मैंने आपके ग्रुप में भेज दिए हैं, तो देख लीजिएगा। ओके, चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। तो नोट्स आपके ग्रुप में भेजे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए बाय। थैंक यू भाई, ठीक है, Thank you, sir. ओके मैम, Bye. Thank you, sir. बाय बाय, ओके मैम।